जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमारा एक टॉपिक भी रहता था पर्सनालिटी असेसमेंट में, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट हमने कवर करनी है आज के इस लेक्चर में। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आपके पास हैंडआउट्स मौजूद हैं, आपके साथ शेयर किए हुए हैं मैंने ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के। तो ये आज के लेक्चर में आज हम कवर करेंगे। जी, तो पर्सनालिटी असेसमेंट में जो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट का पार्ट है, इसको हम स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी असेसमेंट भी कहते हैं। स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी असेसमेंट या ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी असेसमेंट, इसमें हम 3 कैटेगरीज के टेस्ट डिस्कस करेंगे। आपको स्क्रीन पे अभी सामने शो हो रहा होगा। एक हमारे पास थ्योरी गाइडेड इन्वेंटरीज होती हैं, एक फैक्टर एनालिटिकली डिराइव्ड इन्वेंटरीज होती हैं और एक क्राइटेरियन कीड इन्वेंटरीज होती हैं। थ्योरी गाइडेड इन्वेंटरीज में हम ईपीपीएस डिस्कस करेंगे। ईपीपीएस आप लोग प्रैक्टिकली कर भी चुके हैं, और थोड़ा सा हम पीआरएफ जो कि पर्सनालिटी रिसर्च फॉर्म है, उसके स्केल्स जो कि 20 और 22 स्केल्स हैं, एक फॉर्म के 22 हैं और बाकियों के 20 हैं, वो स्केल्स का इंट्रोडक्शन, ताकि आपको पता हो कि उसमें कौन कौन सी ट्रेड्स मेजर होती हैं, उनको भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। लेकिन डिटेल में हम ईपीपीएस को डिस्कस करेंगे जो आप लोग प्रैक्टिकली कर चुके हैं। फैक्टर एनालिटिकली डिराइव्ड इन्वेंटरीज में हम 16 पीएफ यानी 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स, कैटल की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो टेस्ट डेवलप किया गया था वो डिस्कस करेंगे। और क्राइटेरियन कीड इन्वेंटरीज में एमएमपीआई, मिनीसोटा मल्टीफेजिक इन्वेंटरी पर्सनालिटी इन्वेंटरी, जो कि मैकिनले एंड हाथवे ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो भी आप लोग प्रैक्टिकली कर चुके हैं, एमएमपीआई भी, तो उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो थ्योरी गाइडेड इन्वेंटरीज और फैक्टर एनालिटिकली ड्राइव्ड इन्वेंटरीज और क्राइटेरियन कीड इन्वेंटरीज हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, इनको इस तरह से क्यों क्लासिफाई किया गया है, सबसे पहले थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन इनका हम ले लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर्ड इन्वेंटरीज में या ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी असेसमेंट में ये क्लासिफिकेशन क्यों की गई है। थ्योरी गाइडेड इन्वेंटरीज बेसिकली वो इन्वेंटरीज होती हैं जिन इन्वेंटरीज या स्केल्स या टेस्ट को डेवलप करने के लिए किसी थ्योरी को बेस बनाया गया हो। किसी थ्योरी की बेस पे एक ऐसी थ्योरी जो वेल इस्टेब्लिश्ड थ्योरी है, रिकॉग्नाइज्ड थ्योरी है, उसको एम्पिरिकली टेस्ट करने के लिए जब टेस्ट बनाया जाता है उस थ्योरी पे बेस करके, तो उसको हम थ्योरी गाइडेड इन्वेंटरी कहते हैं। जैसे ईपीपीएस है तो वो आपको पता है, आपने उसका मैनुअल भी जाहिर है पढ़ लिया होगा। तो ईपीपीएस एडवर्स पर्सनल प्रेफरेंस कैजुअल जो है, जिसके 15 स्केल्स हम मेजर करते हैं, नीड्स मेजर करते हैं, जिसमें वो बेसिकली मरे की थ्योरी पे बेस करके बनाया गया था। मरे की जो नीड्स और प्रेस की थ्योरी आपने वो पढ़ी है टीएटी एडमिनिस्टर करते हुए भी, तो मरे की थ्योरी पे बेस करके ये ईपीपीएस डेवलप किया गया था। तो इस तरह से जो भी टेस्ट किसी एक थ्योरी जो कि एस्टेब्लिश्ड थ्योरी है उसको एम्पिरिकली मेजर करने के लिए जब उस पर बेस करके टेस्ट डेवलप किया जाएगा तो उसको थ्योरी गाइडेड इन्वेंटरी कहेंगे। फैक्टर एनालिटिकली ड्राइव्ड इन्वेंटरीज में हर वो इन्वेंटरी जिसको इस्टेब्लिश करते हुए फैक्टर एनालिसिस का मेथड यूज किया गया है, उसको फैक्टर एनालिटिकली ड्राइव्ड इन्वेंटरी कहा जाता है। जैसे हम इसमें 16 पीएफ डिस्कस करेंगे, तो जब हमने टेस्ट कंस्ट्रक्शन पढ़ा था वहाँ पे फैक्टर एनालिसिस की बात हमने की थी। तो फैक्टर एनालिसिस को डिस्कस करते हुए भी हमने इस टेस्ट को फॉर एग्जांपल वहाँ पे मेंशन किया था कि ये किस तरह से ये टेस्ट डेवलप किया गया, कि कैटल के जो एक्सपीरियंसेस थे, जो उसने डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर्सनालिटी, जाहिर है पहले टाइपोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया गया और फिर पर्सनालिटी टाइप्स के बाद पर्सनालिटी स्टाइल्स और ट्रेड्स की बात होने लगी। तो इसने ये 16 ट्रेड्स, 16 ट्रेड्स कैसे डिराइव की कि जितने भी पर्सनैलिटी से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हो सकती थी वो उसने जमा की। वो कैसे जमा की, वो हमने 2 मेथड्स पढ़े थे, एक
टेस्ट कंस्ट्रक्शन पढ़ते हुए कि एक तरीका हमारे पास टेस्ट डेवलप करने का ये होता है कि हम इंडक्टिव अप्रोच यूज करते हैं, एक डिडक्टिव होती है। तो इसने इंडक्टिव अप्रोच के अकॉर्डिंग इसने जो है वो ये फैक्टर्स हासिल किए थे। वो कैसे हासिल किए कि उसने डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो कि हो सकती हैं किसी भी पर्सनालिटी स्टाइल के हवाले से, वो कलेक्ट की। लोगों का शख्सियत के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में क्या ख्याल है, वो उसके बारे में क्या कहते हैं, वो सारी स्टेटमेंट्स जमा करने के बाद सिंपली उसको जो है वो उन स्टेटमेंट्स पे एक लार्ज डाटा पे उस पे रिस्पॉन्सेज लिए गए, उन स्टेटमेंट्स पे उनके रिस्पॉन्सेज क्या थे। उन रिस्पॉन्सेज को वेरी सिंपली SPSS पे डाल के उसका एक एनालिसिस कर लिया गया। वो एनालिसिस फैक्टर एनालिसिस कहलाता है। वो किस तरह से कंडक्ट किया जाता है ये हमने टेस्ट कंस्ट्रक्शन में डिस्कस किया था। तो फैक्टर एनालिसिस में इस साइंटिस्ट ने, इस ऑथर ने बेसिकली सिर्फ उसको उस जो एक सॉफ्टवेयर है उसको रन किया। SPSS ने फैक्टर एनालिसिस के थ्रू खुद ही 16 फैक्टर्स आइडेंटिफाई करके दिए जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अकॉर्डिंग टू दैट फिनोमिनन थे। तो वो जो काम उसने एक सॉफ्टवेयर यूज करते हुए, फैक्टर एनालिसिस की स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करते हुए किया, और उस टेक्निक ने, उस एनालिसिस ने वो 16 फैक्टर अलग अलग करके शो कर दिए। तो उसमें जो एम्पिरिकल एविडेंस आया है या उसमें जो उसके फैक्टर स्ट्रक्चर बना है वो थ्रू फैक्टर एनालिसिस हुआ है। उसमें उसकी अपनी ओपिनियन शामिल नहीं है कि इस फैक्टर में ये आइटम्स होनी चाहिए, इस फैक्टर में ये आइटम्स होनी चाहिए, बल्कि हर फैक्टर में जो आइटम्स आती हैं वो फैक्टर एनालिसिस स्टैटिस्टिकल मेथड के तहत उसमें रखी गई है। तो इस तरह से जो भी टेस्ट डेवलप किया जाएगा उसको फैक्टर एनालिटिकली डिराइव्ड इन्वेंटरी कहा जाएगा। और थर्ड नंबर पे क्राइटेरियन कीड इन्वेंटरीज हैं जिसमें हम एक खास क्राइटेरियन को फॉलो करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल में हम MMPI पढ़ेंगे। तो MMPI बेसिकली एक क्राइटेरियन, हम उसमें आपको पता है क्लिनिकल स्केल्स मेजर करते हैं। वो जो 10 क्लिनिकल स्केल्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उनका एक क्राइटेरिया है ना, वो आप DSM को फॉलो करते हैं उनके लिए। अगर आपके पास कोई और क्राइटेरियन हो, DSM से हटके ICD को आप जैसे फॉलो करते हैं, या इससे हटके कोई और भी क्राइटेरियन, जो भी क्राइटेरियन एस्टेब्लिश्ड है, उसको जब आप बेस बना के एक टेस्ट उस बेसिस पे डेवलप करेंगे तो क्राइटेरियन कीड इन्वेंटरी कहलाएगा। तो ये 3 तरह की क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी असेसमेंट में की जाती हैं। इसमें जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है यानी कि थ्योरी गाइडेड इन्वेंटरीज, उसमें हम एडवर्ड पर्सनैलिटी, एडवर्ड्स पर्सनल प्रेफरेंस स्केड्यूल EPPS टेस्ट है, उसको डिस्कस करेंगे। ये थ्योरी गाइडेड इन्वेंटरीज कैसे बनती हैं उसकी एग्जांपल जो है वो एग्जांपल के साथ उसको डिस्टिंग्विश भी किया गया है कि MMPI अगर ये थ्योरी गाइडेड नहीं है तो वो कैसे है और फिर वो क्राइटेरियन में कैसे गया। ये जो अभी हमने इसकी डिस्टिंग्विश करने के लिए एक्सप्लेनेशन डिस्कस की है। तो EPPS बेसिकली मरे की थ्योरी पे बेस करके डेवलप किया गया था। मरे ने जो 1938 में थ्योरी दी थी जिसकी बेस पे आप TAT टेस्ट डेवलप किया उसने, और TAT की आप इंटरप्रिटेशन करते हैं उसकी नीड्स और प्रेस के अकॉर्डिंग। तो उसी को यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में, TAT में उसने जो कॉन्सेप्ट दिया, जो नीड्स थी उनके ऊपर बेस करके इस टेस्ट में 15 नीड्स उसमें से डिराइव की गई। आपको पता है मरे ने 26 नीड्स जो इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो आप TAT में उनकी इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग ऐड करते हैं, लेकिन EPPS में उनमें से 15 नीड्स को लेके उस पे जो है वो एम्पिरिकली एक एविडेंस कलेक्ट किया गया और एक एम्पिरिकल स्ट्रक्चर्ड टेस्ट डेवलप किया गया EPPS। वो 15 नीड्स भी अभी हम आगे जाके उनको 1 बाय 1 देखेंगे वो कौन कौन सी हैं। तो इन 15 नीड्स को आपस में पेयर किया गया है। जब ये टेस्ट डेवलप किया गया तो हर नीड को दूसरी नीड के साथ पेयर किया गया है। पेयर कैसे किया गया है उसकी भी डिटेल अभी आएगी। हम यहाँ पे हमें जो चीज़ एक याद रखनी है वो ये है कि इसमें जो आइटम्स हैं वो कितनी हैं। इस टेस्ट में टोटल 225 आइटम्स हैं, लेकिन इसमें जब भी कहा जाता है कि पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट्स कितने हैं
यानी जो आप चूंकि ये टेस्ट आप कर चुके हैं, आपको पता होगा कि इसमें यस नो में आंसर नहीं है, बल्कि हर जो आपका क्वेश्चन है उसकी दो स्टेटमेंट्स हैं। यानी फर्स्ट जो आपकी जो क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, उसमें लिखा हुआ है कि आई लाइक टू टॉक इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप, और उसकी बी ऑप्शन है आई लाइक टू वर्क टुवर्ड सेल्फ चूजन गोल्स। अब एक तो ये कि इनमें जितनी भी आइटम्स होंगी या स्टेटमेंट्स, पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी, वो एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं होंगी, क्योंकि उसमें अगर ए अचीवमेंट को मैयर कर रहा है तो हो सकता है बी ऑर्डर को मैयर कर रहा हो या एग्जीबिशन को मैयर कर रहा हो। ए ऑप्शन कोई और ट्रेड मैयर कर रही होगी और बी कोई और मैयर कर रही होगी। तो इसलिए अगर ये दोनों आइटम्स, दोनों स्टेटमेंट्स यानी ए और बी अचीवमेंट को ही मैयर कर रही होती, तो फिर क्लाइंट के लिए डिसाइड करना थोड़ा इजी होता, क्योंकि जब आप एक ही चीज़ में कंपेयर कर रहे हैं, आप किसी से पूछें कि आपको सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है या देर से उठना अच्छा लगता है, तो आप बड़ा आसानी से वो चूज कर लेगा। जब आप ये पूछें कि आपको सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है या आपको बाजार में पिज़्ज़ा खाना अच्छा लगता है, तो अब ये कुछ बात जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है क्लाइंट को, कि जी एक साइड पे कुछ और पूछ रहे हैं, दूसरी साइड पे कुछ और पूछ रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट्स को इस तरह से रखने का बेसिक मकसद यही था कि प्रेफरेंसेस देखी जाएं, क्लाइंट की प्रेफरेंस। जब आप कंपेयर एक ही एलिमेंट को करेंगे तो उसमें प्रेफरेंस उतनी अच्छी वाज़ेह नहीं होती जितनी कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आपस में कंपेयर करने से वाज़ेह होती है। तो ये जो पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, इस हर पेयर में एक स्टेटमेंट जो है वो एक ट्रेड को मैयर कर रही होगी, दूसरी स्टेटमेंट दूसरी ट्रेड को मैयर कर रही होगी। इसीलिए जब आप इसकी स्कोरिंग करते हैं तो आप एज, जो रोज हैं उसमें एज को काउंट करते हैं और कॉलम्स में आप बीज को काउंट करते हैं। तो उसी अंदाज से उसका स्कोरिंग शीट जो है वो उसी अंदाज से डिवेलप की गई है। तो ये जो पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, इनको हम जब भी कहें कि कितनी पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, तो हम 210 कहते हैं, 210 कहते हैं इसको। अब 210 पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट्स कहने का ये मतलब नहीं है कि इसकी टोटल आइटम्स 210 हैं। इसकी टोटल आइटम्स 225 हैं। 210 पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट्स इसलिए कहा जाता है कि पूरे टेस्ट में 15 आइटम्स रिपीट की गई हैं। हम जो कंसिस्टेंसी देखते हैं ना, जो हम कहते हैं 9 एंड अबव होनी चाहिए, यानी 9 या 9 से ज्यादा कंसिस्टेंसी आए तो इस टेस्ट के रिजल्ट्स वैलिड होंगे। वो उन्हीं 15 स्टेटमेंट्स जो कि रिपीट की गई हैं इंटेंशनली, ये देखने के लिए कि क्लाइंट ने इसको रैंडम रिस्पॉन्डिंग तो नहीं की। इसमें वो जो हमने सोशल डिजायरेबिलिटी और रैंडम रिस्पॉन्डिंग के रिस्पॉन्स स्टाइल्स पढ़े थे, आपको याद होगा सेक्शन में हमने डिस्कस किया था। तो इस टेस्ट में हम वही चेक करते हैं कि क्या उस क्लाइंट ने सोच समझ के सही से रिस्पॉन्स दिए हैं। अगर सही से दिए हैं तो कंसिस्टेंसी उसकी 9, 10, 11, 12, 14 तक, 15 तक भी आ सकती है। लेकिन अगर उसने वैसे ही टिक लगा दी है बगैर सोचे समझे, या उसने गलत बयानी की है, तो उसकी कंसिस्टेंसी कम आएगी, 9 से कम आएगी और टेस्ट के रिजल्ट्स फिर हम वैलिड कंसीडर नहीं करेंगे। तो वो जो 15 आइटम्स रिपीट की गई हैं, उनको फिर हम टोटल आइटम्स में तो काउंट करते हैं। जब भी ये कहा जाए कि टोटल आइटम्स ईपीपीएस की कितनी हैं, तो वो 225 होंगी। लेकिन पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट्स 210 ही हैं, क्योंकि बाकी तो रिपीट होके दोबारा बने ना। वो एक्चुअल पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट्स नहीं है, एक्चुअल 210 है। नंबर ऑफ आइटम्स 225 कही जाएंगी। तो ये जो 210 है, ये चूंकि ये फोर्स्ड चॉइस क्वेश्चनेयर है, इसमें क्लाइंट के पास चॉइस नहीं है कि वो किसी आइटम को खाली छोड़ दे। आपने सारा फिल करवाना है उससे कंप्लीट। फोर्स चॉइस फॉर्मेट में जो भी टेस्ट होते हैं उसमें कोई आइटम खाली नहीं छोड़ी जा सकती। तो चूंकि फोर्स चॉइस है, अब एक ना एक स्टेटमेंट को तो उसने सर्कल किया ही होगा, या ए को या बी को, तो इसका स्कोर हमेशा 210 ही आएगा। 210 स्कोर उस अगर उसका उस सब्जेक्ट का स्कोर 210 नहीं आता, तो आपकी या तो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है या आपकी स्कोरिंग ठीक नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि उसका टोटल स्कोर 209 आ जाए या 212 आ जाए, क्योंकि हर आइटम सर्कल हुई है, हर एक को आप गिन रहे हैं, तो वो 210 ही अल्टीमेटली आएगा। वो 15 रिपीट वाली जो है वो आप उसमें काउंट करते हुए काउंट नहीं करेंगे। तो ये एक फोर्स चॉइस क्वेश्चनर है, जिसमें आप उसकी स्टेटमेंट्स को जो है वो ए या बी जो भी उसने सर्कल किया होता है हर क्वेश्चन पे, उसको काउंट करके इसका जो है वो स्कोर देखते हैं।
इसमें सोशल डिजायरेबिलिटी या रैंडम रिस्पॉन्डिंग कैसे हम एक्सक्लूड करते हैं, उसके लिए मैंने अभी आपको जो मेथड है उसका वो बता दिया कि वो आपकी जो रिपीटेड आइटम्स हैं उससे कंसिस्टेंसी चेक करने के बाद आप ये रिस्पॉन्सेज जो हैं वो चेक कर लेते हैं कि ठीक हैं या नहीं ठीक। हर स्टेटमेंट इसमें जो है वो स्टेटमेंट को 2 दफा पेयर किया गया है बाकी नीड्स के साथ, यानी हर आपकी नीड को 2 दफा दूसरी नीड्स के साथ पेयर किया गया। तो टोटल आपकी चूंकि 15 नीड्स हैं, 15 नीड्स में से हर नीड को दूसरी नीड से पेयर करें तो यानी वो 14 इंटू 2 बनेगा। यानी आपकी एक नीड 15 में से कोई भी एक आप ले लें, उसके बाद 14 बाकी बच जाएंगी। उस नीड को आपने 2 दफा बाकी नीड से मैच किया है डिफरेंट क्वेश्चन नंबर्स पे जाके। उस नीड की स्टेटमेंट्स जो भी हैं वो स्टेटमेंट्स को आपने 2 दफा बाकी नीड्स की स्टेटमेंट्स के साथ जो है वो पेयर करके इस टेस्ट में रखा है। तो इस तरह से 2 इंटू 14 28 आपका हर नीड पे मैक्सिमम स्कोर हो सकता है। वो स्कोर एब्सोल्यूट नहीं होगा, रिलेटिव होगा। अगर वो कम होता है, जाहिर है किसी एक में स्कोर कम होगा तो किसी दूसरी नीड में बढ़ जाएगा, और एक नीड में बहुत ज्यादा हो जाएगा तो किसी और नीड में बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपका टोटल स्कोर अल्टीमेटली 210 आना ही आना है। क्योंकि कोई ऐसी ऑप्शन है ही नहीं जिसका आप स्कोर 0 करेंगे, सबको 1 देना है। तो अल्टीमेटली ये आपका टोटल स्कोर पूरे टेस्ट का 210 होगा और हर ट्रेड का जो है वो मैक्सिमम 28 तक जा सकता है। इस टेस्ट को हम इप्सिटिव टेस्ट भी कहते हैं। इप्सिटिव टेस्ट उस टेस्ट को कहा जाता है जिस टेस्ट का ओवरऑल स्कोर एक ही आए। यानी आपको अब ये बात समझ आ गई कि इसका टोटल स्कोर पूरे टेस्ट का 210 ही आना है, उससे कम ज्यादा नहीं हो सकता। अब बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स के ज़हन में ये आता है कि जी अगर 210 ही आना है तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे पता चलेंगे, सबका स्कोर एक ही है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम ट्रेड्स में देखेंगे, हम टोटल स्कोर में कोई डिफरेंस नहीं देखेंगे। ट्रेड्स में डिफर करेंगे ना, हर क्लाइंट की ट्रेड्स पे, हर ट्रेड पे डिफरेंट स्कोर होगा, वही उसका इंडिविजुअल डिफरेंस दूसरे पार्टिसिपेंट के कंपैरिजन में हमें नजर आएगा। तो हर वो टेस्ट जिसका टोटल स्कोर वेरी ना करे, सेम रहे, एक ही स्कोर आए, और सब टेस्ट उसके जो हैं उस पे एवरेज हम जो है वो एक ही निकालें। आप सारे 14 के 14 15 के 15 ट्रेड्स का स्कोर जो है उसको डिवाइड कर लें, एवरेज सबकी एक ही आएगी, जाहिर है वो वेरी कर ही नहीं सकती। तो इस टेस्ट को जिसका टोटल स्कोर चेंज नहीं होता क्लाइंट्स के साथ, उसको हम इप्सिटिव टेस्ट कहते हैं। तो ये हमारा ईपीपीएस भी उसी कैटेगरी में आता है, इसलिए हम इसको भी इप्सिटिव टेस्ट जो है वो कहते हैं। तो इसमें स्कोर्स हमारे पास रिलेटिव होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं। यानी एब्सोल्यूट वो स्कोर होगा ना जहाँ पे आप कहें कि 12 से ज्यादा आया या 14 से ज्यादा स्कोर आया तो इसका ये मतलब है, 12 स्कोर का ये मतलब है, 21 स्कोर का ये मतलब है, और वो डेफिनेट होता है। रिलेटिव वो होता है कि किसी एक में अगर स्कोर कम है तो अब दूसरे में बढ़ जाएगा, जब वो एक ट्रेड में कम है तो किसी और में वो स्कोर बढ़ जाएगा, तो वो रिलेटिव स्कोर होते हैं, जो कि इन कंपैरिजन टू अदर स्कोर्स हम उनको देख रहे होते हैं। ये टेस्ट ज्यादातर स्टूडेंट्स पे यूज किया जाता है, स्टूडेंट्स की गाइडेंस काउंसलिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के लिए डेवलप किया गया है और उनकी नॉर्मल पोटेंशियल्स को देखने के लिए जो है वो इसको डिवाइस किया गया। तो हम लोगों की नीड्स, उनकी डिजायर्स और उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, पर्सनालिटी स्ट्रेंथ्स, उनको चेक करने के लिए ये टेस्ट यूज करते हैं। इसलिए ये स्टूडेंट्स में, कॉलेज स्टूडेंट्स में इसको बहुत ज़्यादा जो है वो अप्लाई किया जाता है। इस स्केल की रिलायबिलिटी आपको लिखी हुई नज़र आ रही होगी, 0.55, 0.87, ये एक्सेप्टेबल रेंज में है। 0.87 इज एट मोस्ट, तो हम ये कहते हैं कि 0.7 से ज़्यादा आए तो वो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट पे एक्सेप्टेबल जो है वो रेंज होती है। ईपीपीएस के बाद जो है वो डिफरेंट स्टडीज, जैसे ये मैक्रे एंड कोस्टा की स्टडी 1992 की, जिसमें उन्होंने बेसिकली जो है वो बीएफआई इंट्रोड्यूस, जिसकी बेस पे किया गया था, बिग 5 इन्वेंटरीज। तो ये भी इसी टेस्ट की बेस पे डेवलप की गई। फिर न्यू पर्सनालिटी इन्वेंटरी इस ईपीपीएस को बेस बना के जो है वो मैक्रे एंड कोस्टा ने 1992 में
इंट्रोड्यूस करवाई और उसके बाद फिर बिग 5 इन्वेंट्री जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। उसके बाद पर्सनालिटी रिसर्च फॉर्म है, ये चूंकि आप लोगों ने इसको प्रैक्टिकली एडमिनिस्टर नहीं किया, आपके पास ये टेस्ट हमारी लाइब्रेरी में मौजूद भी नहीं है, लेकिन ये बहुत पॉपुलर टेस्ट है। इसमें भी वही मिलती जुलती ट्रेड्स EPPS की जो है उससे डिराइव की गई हैं, उनको हम जो है वो चेक करते हैं। इसको डिस्कस हम करेंगे, इसके स्केल्स, ताकि आपको पता हो कि इसमें मैयर क्या क्या होता है। उससे पहले हम एक दफ़ा EPPS की जो स्केल्स नीड्स हैं 15 नीड्स, उनको डिस्कस करेंगे ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर हम पर्सनालिटी रिसर्च फॉर्म की स्केल्स को डिस्कस करेंगे। ये है, ये प्रोफाइल है EPPS की, ये जाहिर है आपने इसी तरह से अब बना ली होगी, आपको इसकी समझ भी आ गई होगी, आपने रिपोर्ट्स कल तक सबमिट भी कर देनी है। ये इसका जो 50th परसेंटाइल है, ये मीडियन होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है। राइट साइड पे आपको ये जो एक लाइन, कंटिन्यूस लाइन नजर आ रही है 75 के नीचे, और लेफ्ट साइड पे यही लाइन 25 के नीचे नजर आ रही है। तो ये इसकी नॉर्मल रेंज है, 50th से लेके 25th तक बिलो और 75 तक अबव, ये परसेंटाइल की नॉर्मल रेंज है। इसमें आने वाले स्कोर्स नॉर्मल गिने जाते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए। इसके बाद जब 75 से ऊपर जाएगा स्कोर, तो वो नीड या वो करैक्टरिस्टिक या वो ट्रेड उस क्लाइंट में बहुत ज्यादा, एवरेज से ज्यादा मौजूद होगी, एवरेज पॉपुलेशन से ज्यादा वो नीड उसमें मौजूद है। और अगर वो 25th परसेंटाइल से कम आ जाती है, तो फिर एवरेज पॉपुलेशन से बहुत कम है वो उसकी नीड, उसको उससे ज्यादा होना चाहिए था नॉर्मल रेंज के। तो ये इस तरह से जब आप उसकी प्रोफाइल बना लेते हैं टेस्ट एडमिनिस्टर करने के बाद, तो जस्ट इन अ बर्ड आई व्यू आप चेक कर सकते हैं कि उस इंसान की पर्सनैलिटी कैसे है। ये 15 नीड्स हैं, ये पर्सनालिटी रिसर्च फॉर्म की हैं, EPPS की 15 नीड्स। यस, इसमें एक्सप्लेनेशन वो आपको जो हैंडआउट्स दिए हुए हैं इसकी इंटरप्रिटेशन वाले, उसके अंदर इसकी डिटेल्स जो हैं वो मौजूद हैं, इस सारे नीड्स की। वो नीड्स हैं कौन कौन सी, वो यहाँ पे इस हैंडआउट्स में बताई गई हैं। फर्स्ट वन इज अचीवमेंट, सेकंड इज डेफरेंस, then order, then exhibition, then autonomy, then affiliation, then interception, succurrence, dominance, abasement, nurturance, change, endurance, हेट्रोसेक्सुअलिटी और एग्रेशन। अब ये जो नीड्स हैं, इनकी एब्रीवेशंस भी आपको लिखी हुई नजर आ रही हैं। अचीवमेंट के लिए ACH लिखा गया है, डेफरेंस के लिए DEF लिखा गया है, ऑर्डर के लिए ORD लिखा गया है, एग्जीबिशन के लिए EXH लिखा गया है, ऑटोनॉमी के लिए AUT लिखा गया है। ये जो एब्रीवेशंस हैं ये स्टैंडर्ड हैं। आप डेफरेंस के लिए DEFF नहीं लिख सकते या DEFF नहीं लिख सकते, आपको DEF ही लिखना है। जहां पे भी ये एब्रीवेशंस लिखी जाएंगी इसी तरह से लिखी जाएंगी, ये स्टैंडर्ड है। जहां भी साइकोलॉजिकल रिपोर्ट में, टेक्निकल राइटिंग में अगर आप ACH लिखेंगे इन EPPS, तो उसका मतलब अचीवमेंट ही कंसिडर किया जाएगा। इसमें इनके एब्रीवेशंस इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह से MMPI में जहां एब्रीवेशंस इंपॉर्टेंट हैं, वहां उनकी तरतीब भी इंपॉर्टेंट है। MMPI में जाके हम उसकी बात करेंगे कि उसकी तरतीब कैसे इंपॉर्टेंट है, कि उसी ऑर्डर में उनको गिना जाता है। तो ये 15 नीड्स हैं जो कि EPPS में मैयर की जाती हैं। अब हम थोड़ी सी इसकी नीड्स, पर्सनालिटी रिसर्च फॉर्म की नीड्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें। पर्सनालिटी रिसर्च फॉर्म बेसिकली जैक्सन ने डेवलप किया था 1970 में, और फिर उसमें रिवीजन हुई 1984 में। इसमें डिफरेंट स्केल्स, फॉर्म्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं। ABCDE तक इसके फॉर्म्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं। 440 टोटल इसमें ट्रू फॉल्स आइटम्स होती हैं। इसका फॉर्मेट ट्रू और फॉल्स का होता है, जिसमें उसमें एक उसने क्लाइंट ने जो है वो चूज करना होता है। तो इस तरह से इसके 20 स्केल्स जो हैं वो बनाए गए हैं। इसके जो सब स्केल्स जैसे EPPS के 15 हैं, तो इसके 20 हैं। लेकिन इसका जो E फॉर्म है
उसके सब स्केल्स 22 हैं, उसमें आइटम्स भी जो हैं वो डिफरेंट हैं, वो 352 आइटम्स हैं। जो बाकी फॉर्म्स हैं जिसमें 440 आइटम्स हैं, उसके 20 स्केल्स हैं, और फॉर्म ई में 22 स्केल्स इन एडिशन टू दैट 20 स्केल्स, दो और स्केल्स ऐड किए गए हैं, वो 22 स्केल्स हैं, और उसकी फिर 352 आइटम्स टोटल जो हैं वो आपको मिलती हैं। इसमें कौन कौन से जो पैटर्न्स हम मेजर करते हैं, वो जो ट्रेड्स हैं वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी। ये आप देखेंगे ये उसी तरह से उसी पैटर्न पे जो EPPS की नीड्स हैं उसी से मिलती जुलती बहुत सारी नीड्स आपको इसमें नजर आएंगी। फर्स्ट वन इज अबेसमेंट, then achievement, then affiliation, aggression, autonomy, change, cognitive structure, deference, dominance, endurance, exhibition, harm avoidance, impulsivity, nurturance, order, play, sentience, social recognition, succurrence, understanding, desirability and infrequency। इसकी इंटरप्रिटेशन ये होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें एरियाज मेजर किए जाते हैं, वो भी आपको इसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ हाई स्कोर में लिखा हुआ मिलेगा कि अगर पर्सनैलिटी रिसर्च फॉर्म में अबेसमेंट पे किसी क्लाइंट का स्कोर बहुत ज्यादा आता है तो उसको हम ये कहेंगे कि वो जो है वो सेल्फ एफिकेसी उसमें ज्यादा है, वो हम्बल है, वो जो है वो लोगों की क्रिटिसिज्म और ब्लेम को एक्सेप्ट करता है, उसको डिनाई नहीं करता, तो वो जो है वो उसकी पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक हो सकती है। लेकिन ब्लेम को एक्सेप्ट करना अगर जो है वो विदाउट लॉजिक विदाउट रीजन होगा तो फिर उसको हम नेगेटिव कॉनोटेशन में भी देखेंगे, वो अपने आप को बहुत ज्यादा उसकी सेल्फ एस्टीम जो है वो लो हो जाएगी। तो अबेसमेंट ज्यादातर हम जो है वो नेगेटिव कॉनोटेशन में उसको यूज करते हैं और इसी तरह से ये पोर्ट्रे हो रही होती है। ब्लेम को नॉर्मली लोग जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, क्रिटिसिज्म पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन ब्लेम जाहिर है वो नेगेटिव कॉनोटेशन ही होगा। तो उसमें फिर हम्बल, वैसे तो हम कहते हैं कि हम्बल होना बड़ी अच्छी बात है जी, हम्बल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम्बल फिर नेगेटिव कॉनोटेशन में आ जाएगी। अचीवमेंट में आपका जो क्लाइंट है वो गोल स्ट्राइविंग उसकी ज्यादा होगी, वो कम्पिटिटिव होगा, मुकाबला करने वाले होगा, चैलेंजिंग सिचुएशंस को हैंडल करने की उसमें जो है पावर नजर आएगी। जो अफिलिएशन जो उसके टाइटल से बिल्कुल क्लियर है, वो मतलब फ्रेंडली होगा, एक्सेप्टिंग होगा, सोशेबल होगा, लोगों के साथ मिलना जुलना, दोस्त बनाना अच्छा लगेगा उस क्लाइंट को। तो अगर अफिलिएशन उसके क्लाइंट की ज़्यादा आती है तो हम उसको फ्रेंडली डिक्लेयर करेंगे, उसको एक्सेप्टिंग और सोशेबल डिक्लेयर करेंगे। अग्रेशन अगेन गुस्से से रिलेटेड आपको जाहिर है उसकी सारी कॉनोटेशन समझ आ जाती है, वो आर्ग्यू करता है क्लाइंट, वो कम्पेटिटिव होता है, वो बहुत जल्दी से नाराज हो जाता है, टची जिसको हम कहते हैं, वो इस तरह के क्लाइंट्स होते हैं। ऑटोनॉमी रिलेट्स टू इंडिपेंडेंस और रिस्ट्रिक्शंस को अवॉइड करना कि हमेशा ऑटोनॉमी दो तरह से ही प्रोजेक्ट होती है, या तो आप इंडिपेंडेंस चाहते हैं या पबंदियां अवॉइड करना चाहते हैं। इंडिपेंडेंस हासिल करना जो है वो पॉजिटिव हमेशा गिना जाएगा, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस को अवॉइड करना समटाइम्स नेगेटिव भी गिना जाता है कि जब आपके ऊपर कोई सोशली एक्सेप्टेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं उसको भी आप अवॉइड करें, तो वो ऑटोनॉमी का एक दूसरा एस्पेक्ट जो है वो कंसीडर हो सकता है। देन चेंज है, तो जब भी क्लाइंट रूटीन से हटके काम करना चाहता है, वो कोई नया काम करना चाहता है, आम पॉपुलेशन से हटके कुछ सोचता है, उस तरह से एक्ट करता है, तो उसमें चेंज की नीड हम आइडेंटिफाई करते हैं। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में जो है वो सर्टेनिटी को प्रेफर करने वाले लोग होते हैं, वो क्लियर कट बातें और क्लियर कट चीज़ें जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और उनको पोर्ट्रे करते हैं। एम्बिग्विटी या जो ऐसी चीजें जहाँ पे आपको सस्पेक्शंस हो, जहाँ पे आपको क्लैरिटी ना हो, उस तरह का उनका जो है वो पैटर्न जिंदगी का नहीं होता, वो हमेशा क्लियर होते हैं और क्लियर रहना चाहते हैं। डिपेंडेंस में जो है वो आप उस क्लाइंट को जो है वो आसानी से हैरास कर सकते हैं, और उसको आसानी से आप जो है वो स्टिमुलेट कर सकते हैं टुवर्ड्स एनी एंग्री रिएक्शन। वो ऑफेंसिव जो है वो हो सकता है, उसमें जो है वो आपकी
उसको इरिटेट करने की जो एक एक्शन होता है वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा अकॉर्डिंगली। एंड्योरेंस अगेन आपकी हार्ड वर्किंग है, आपकी जो है वो स्टिकीनेस है, आपकी वर्क के साथ डिटर्मिनेशन है, परजर्वेशन है, तो वो क्लाइंट एंड्योरेंस, उसमें फिजिकल एंड्योरेंस भी होती है, साइकोलॉजिकल एंड्योरेंस भी, हम दो तरह से देख रहे होते हैं। कुछ लोग जो है वो फिजिकल एंड्योरेंस जो है वो उनमें ज्यादा होती है, साइकोलॉजिकल नहीं होती, यानी वो काम से तकलीफ को बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हम ये कहेंगे कि जिस्मानी तौर पे तो एंड्योरेंस बहुत ज्यादा है, साइकोलॉजिकल एंड्योरेंस उसमें कम है। एग्जीबिशन में जो इंसान अटेंशन सीकर होता है, वो रिलेशनशिप्स को और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को एंजॉय करता है, वो अपने आप को शो ऑफ करता है, अपनी अचीवमेंट्स बताता है, अचीवमेंट्स पे क्रेडिट लेना चाहता है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जीबिशनिस्ट की होती हैं। हार्म अवॉइडेंस में आप जो है वो रिस्क और हाईली एक्साइटेबल सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं ताकि उससे आपको कोई नुकसान ना पहुंच जाए, कोई मसला ना हो जाए। आप जो है वो हर वो काम जिसमें किसी खतरे के चांस हो उसको अवॉइड करेंगे। इम्पल्सिविटी बड़ा क्लियरली आपके क्लाइंट्स जो हैं जिसमें इम्पल्सिविटी होगी वो बड़ा जल्दी से स्टिमुलेट हो जाएगा, जल्दी से कोई रिएक्शन देगा, फौरन से जो है वो बात का जवाब देगा, फौरन से कोई एक्शन कर जाएगा बगैर डेलिब्रेशन के। जब आपकी डेलिब्रेशन या सोच समझ इन्वॉल्व नहीं होती तो वो क्लाइंट इम्पल्सिवली बेसिकली बिहेव कर रहा होता है। नर्चरेंस बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने टीएटी में भी देखा होगा, जो केयरिंग, सिंपैथेटिक, कंफर्टिंग लोग हैं उनमें नर्चरेंस हम आइडेंटिफाई करते हैं। ऑर्डर में आप कंफ्यूजन्स को जो है वो पसंद नहीं करते। क्लाइंट अगर ऑर्डर उसकी नीड है तो ऑर्गेनाइज्ड होगा, वो उसके काम, उसके सारी एक्टिविटीज, उसके सारे जो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है सब ऑर्गेनाइज्ड नजर आएगा आपको। प्ले की नीड, प्लेफुल लाइट हार्टेडनेस और जोक्स और गपशप और हैंग आउट्स को पसंद करने वाला, उसमें प्ले की नीड्स ज्यादा होती है। सेंटियंस में जो इंसान है वो बड़ा सेंसेशनल होता है, ये बिल्कुल वो आपने मूवीज में ये वर्ड सुना होगा जी, सेंटी हो गया है, वो तो बड़ा सेंटी है जी, यानी वो बड़ा टची है, इमोशनल है, यकदम से वो चीज़ों को महसूस कर जाता है। तो जो इतना बारीकी से कमेंट्स को, बातों को, सिचुएशंस को नोटिस करे और उसमें जो है वो सेंसेशनल उसकी नेचर हो, तो उसको हम सेंटियंस का नाम देते हैं। सोशल रिकग्निशन में जिनकी नीड ये ज्यादा होगी वो लोग अपनी रिप्यूट, अपनी रेपुटेशन और अप्रूवल का, अपने स्ट्रेंथ और अपनी जो उनकी वर्थ है उसको एक्सेप्ट किए जाने का उनको बहुत ज्यादा फिक्र होगी कि हमें ये एक्सेप्ट किया जाए, हमें ये माना जाए, हमारी ये वर्थ तस्लीम की जाए, हमारी इज्जत की जाए। सकोरेंस में इनसिक्योरिटी और रीएश्योरेंस सीकिंग होती है। जो इंसान दूसरे से जो है वो अपनी नीड्स को फुलफिल करवाना चाहता है, हेल्प सीकिंग होता है, रीएश्योरेंस सीकिंग होता है, लोगों से कंफर्मेशन चाहता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। जो बिल्कुल नर्चरेंस से अपोजिट होता है, दैट इज सकोरेंस। अंडरस्टैंडिंग में आप जो है वो चीज़ों को समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। क्लाइंट अगर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, लाइफ और लाइफ से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना चाहता है तो हम ये कहते हैं कि इसमें अंडरस्टैंडिंग की नीड है। डिजायरेबिलिटी जो है वो फेवरेबल प्रेजेंटेशन, उसमें हम जो है वो देखते हैं, और इनफ्रीक्वेंसी में हम इनफ्रीक्वेंट रिस्पॉन्सेज देखते हैं। ये दो एडिशनल स्केल्स हैं जो कि ई फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। बाकी 20 नीड्स जो अभी तक हमने डिस्कस की हैं पर्सनालिटी रिसर्च फॉर्म की, ये 20 नीड्स सारे फॉर्म्स में इसी तरह से हैं, लेकिन ई फॉर्म में ये दो नीड्स इन एडिशन टू दैट 20 नीड्स ऐड की गई हैं, एक डिजायरेबिलिटी की और एक इन फ्रीक्वेंसी की। ये दोनों वैलिडिटी स्केल हैं असल में ई फॉर्म के। तो उसमें वैलिडिटी स्केल जो फर्स्ट है डिजायरेबिलिटी का, उसमें ये देखा जाता है कि वो किस कदर सोशली डिजायरेबल रिस्पॉन्सेज देते हैं, और इन फ्रीक्वेंसी में ये देखा जाता है कि इनफ्रीक्वेंट रिस्पॉन्सेज उनके कितने, यानी बाकी नॉर्मल पॉपुलेशन से या नॉर्मेटिव ग्रुप से किस तरह से ये हटके रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, कितने वो उससे डेविएट कर रहे हैं। तो ये दो एडिशनल उसके जो है वो स्केल्स, वैलिडिटी स्केल्स हम उसमें
चेक करते हैं। तो ये हमारा EPPS और पर्सनालिटी रिसर्च फॉर्म, उसके स्केल्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। ये मायर्स बिकर्स टाइप इंडिकेटर टेस्ट, ये भी टेस्ट हमारे पास एक्चुअली मौजूद नहीं है, तो हम इसको डिटेल में फिर डिस्कस नहीं करते, ना ये हमारे स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। उसके बाद फैक्टर एनालिटिकली ड्राइव्ड इन्वेंटरीज हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। अभी के लेक्चर में हमने जो पहला हमारी क्लासिफिकेशन थी थ्योरी गाइडेड इन्वेंटरीज, उसमें हमने EPPS उसको डिटेल में और पर्सनालिटी रिसर्च फॉर्म यानी PRF की स्केल्स, उसके जो सब स्केल्स हैं उनको डिस्कस किया है अभी तक। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर एनालिटिकली डिराइव्ड इन्वेंटरीज, जिसमें हम 16 PF कवर करेंगे।